Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. फिर से एक बार स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस करा था वो था हीट का लेक्चर 1। आज हम हीट का लेक्चर 2 में आ चुके हैं, जहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा था कि हम लोग हीट ट्रांसफ़र के बारे में बातें करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और आप हमसे जुड़ जाइए एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम को बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक करने के लिए। आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, और आपको इन सभी पीडीएफ नोट्स को पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप हमारा विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए हीट ट्रांसफ़र को मैं समझाता हूँ। देखिए, हीट ट्रांसफ़र 3 टाइप से होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है क्या, कंडक्शन से हो सकता है, दूसरा हो सकता है कन्वेक्शन से हो सकता है, और तीसरा है जो हो सकता है रेडिएशन। तो हम लोग हीट ट्रांसफ़र को 3 टाइप से देख सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से हम लोग देख सकते हैं। चलिए कंडक्शन के बारे में बातें करी जाए। हीट कंडक्शन कैन बी विजुलाइज एज अकरिंग द थ्रू द मॉलिक्यूलर कोलिजन। मतलब हीट में अगर कंडक्शन होना, अगर आप चाहते हो कंडक्शन हो, तो एक जो 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 ज़्यादा टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल है, जो हॉट मॉलिक्यूल है, उसको कूल मॉलिक्यूल से, ठंडा मॉलिक्यूल से टच करना पड़ेगा, कोलिजन करना होगा, तभी हीट का ट्रांसफ़र होगा। द हीट फ्लो पर यूनिट एरिया इन ए गिवन टाइम। इसको यहाँ पर देखिए, पहले इसको समझिए आप कि मान लीजिए ये एक हॉटर ऑब्जेक्ट है जिसकी टेम्परेचर T1 दी गई है, ये एक कूलर ऑब्जेक्ट है जिसकी टेम्परेचर T2 दी गई है। अब इन दोनों को एक कंडक्टर से और कनेक्ट कर दिया गया है। तो जो टेम्परेचर का फ्लो है, हीट का जो फ्लो है, वो किधर होगा? वो हॉटर से कूलर की तरफ होगा, या जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उससे कम टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होगा। ठीक है, तो अब कितना हीट फ्लो हुआ और कितना टाइम में हुआ, तो बोला गया है कि हीट फ्लो पर यूनिट टाइम को हम दर्शाते हैं के ए इंटू T1 माइनस T2 बाई लेंथ। इसका क्या लेंथ है, इस फॉर्मूले से हम हीट ट्रांसफ़र को दर्शाते हैं। यहाँ पर L जो है, L ये हमारा इस लेंथ को दर्शाता है, T1 T2 दोनों बॉडी के टेम्परेचर को दर्शाते हैं, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को दर्शाता है। के क्या दर्शाता है? के कांस्टेंट है, क्यू हीट और टी टाइम। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये कंडक्शन की बातें हैं। अब कंडक्शन में मैं क्या बोलता हूँ कि कंडक्शन में एक जगह से दूसरे जगह में हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए इस मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन करके इस मॉलिक्यूल को टच करना पड़ता है। टच होने से क्या होता है, ये इसको हीट ट्रांसफ़र कर देता है, फिर ये दूसरे को हीट ट्रांसफ़र कर देता है, फिर वो तीसरे को हीट ट्रांसफ़र कर देता है। तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन इस जरूरी है कंडक्शन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है अलग अलग मटेरियल के लिए, जहाँ पर कि सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 10 × 10⁻²। ठीक है। अच्छा, कॉपर का दिया गया है, एल्युमिनियम का दिया गया है, आइस का भी दिया गया है, और वाटर का दिया गया है। ये आपको याद करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब एग्जाम में अगर इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे इनकी वैल्यू भी दी होगी वहाँ पर। ठीक है। द कांस्टेंट के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो मैंने आपको ऊपर जो कांस्टेंट के बारे में बात करा आपसे, इसका एक नाम है जो कि क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं इसे हम लोग। मटेरियल विथ लार्ज के आर कॉल कंडक्टर। अगर किसी मटेरियल का के का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो अगर के का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, आप यहाँ देखो तो यहाँ -2 है, और नीचे जाओगे तो आप -4, इतना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मतलब जो मेटल्स है, और मेटल्स कंडक्टर होते हैं, और इनके जो के की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? लार्ज होती है। डॉज विथ स्मॉल के आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, तो जिसका वैल्यू के का कम होगा वो इंसुलेटर कहलाएंगे, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएंगे? वो कंडक्टर कहलाएंगे। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल आर मेजर यूजिंग आर वैल्यू थर्मल रेजिस्टेंस रेदर देन द थर्मल कंडक्टिविटी। और जो बिल्डिंग के मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं उनको हम लोग मेज़र करते हैं थर्मल, उनकी हम थर्मल रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ना कि थर्मल कंडक्टिविटी को। और थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है इनवर्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर लेंथ पर यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर एल क्या है? एल जो है थिकनेस ऑफ द मटेरियल है। मान लीजिए आपने एक पाइप लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? एल है, तो ये थिकनेस को क्या बताता है? एल यहाँ पर बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी होम हीटिंग सब्सटेंस आर फोर्स हॉट एयर स्टीम
these have the fan that blow that the air out of the resistor rather than the laying completely on the natural convection। तो क्या होता है कि ये ऐसे टाइप के हीट्स, ऐसे टाइप के जो होम्स होते हैं, घर होते हैं, वो नेचुरल कन्वेक्शन में ही काम करता है। आवर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय द ब्लड। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कौन रेगुलेट करता है? तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ब्लड रेगुलेट करता है। इट रन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ स्किन एंड ट्रांसफर हीट। ये बिल्कुल सरफेस स्किन के क्लोज में ये दौड़ता रहता है और हीट को ट्रांसफर करता है। वंस इट रीच द सर्फेस ऑफ स्किन द हीट इज रिलीज आउट थ्रू कन्वेक्शन और इवेपोरेशन एंड रेडिएशन। तो जैसे ही ये हमारे स्किन के सरफेस के करीब पहुंच जाता है, ये हीट को रिलीज करता है कन्वेक्शन से, कंडक्शन से और रेडिएशन से। इन सभी तरीकों से ये हीट को क्या करता है? रिलीज करता है। अगर हम रेडिएशन की बातें करें, उसके बाद कन्वेक्शन की बातें भी करेंगे, उसके पहले हम लोग रेडिएशन की बातें कर लेते हैं। देखिए रेडिएशन क्या होता है? द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन इज अ सन, आवर सन। मतलब हमारे अर्थ पे जो सन से जो रेज आते हैं, जो हीट आता है, वो रेडिएशन से आता है। क्योंकि ये अगर अर्थ है और ये अगर सन है, तो इनके बीच में कोई भी मटेरियल फिक्स नहीं है। कहीं पे वैक्यूम है तो कहीं पे गैस है तो कहीं पे कुछ है। तो अगर यहाँ से यहाँ आने के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत पड़ता, तो सन से रेडिएशन हमारे अर्थ तक नहीं आ पाता। क्योंकि सन से रेडिएशन कन्वेक्शन और कंडक्शन से नहीं आता है, बल्कि रेडिएशन से आता है, इसलिए इसके बीच में किसी भी टाइप के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सन से आने वाला जो हीट है वो रेडिएशन के द्वारा आता है। तो मतलब अगर आप कंडक्शन की बातें करो, तो कंडक्शन में आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को टच करवाना पड़ेगा। अगर आप रेडिएशन की बातें करो, तो आपको टच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। टेम्परेचर एट ऑलमोस्ट 6000 केल्विन सन का टेम्परेचर होता है। अगर हम बातें करें और रेडिएशन में, द एनर्जी रेडिएटेड हैज़ बीन फाउंड इन द प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। मतलब क्या? जो एनर्जी रेडिएट है, जो एनर्जी है रेडिएशन का, एनर्जी पर यूनिट जो टाइम है, वो टेम्परेचर के पावर का 4 का प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर पावर के 4 का प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला आपके काम का नहीं है। यहाँ से हम सन के टेम्परेचर को, सन के रेडियस को भी माप सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा, उसे आप समझ लीजिए, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम दिया जाता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू है वो फिक्स होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸। ठीक है। ये होता है हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ये होता है यूनिट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट भी आप याद रखो, क्योंकि अगर कभी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यूनिट पूछ लिया जाए स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो इसे अलग से नहीं पढ़ते। अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर इसको यहाँ से ही याद कर लो तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा इसका एग्ज़ाम में। यहाँ पर ई जो है, ई वो क्या है? इमिसिविटी है। द नंबर बिटवीन 0 and 1 कैरेक्टराइज अ सरफेस ब्लैक ऑब्जेक्ट। मतलब इसका ई का वैल्यू क्या हो सकता है? ई का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा। ई का वैल्यू जो वो क्या होगा? 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा। क्या बोला गया? जो कोई अगर ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमिसिविटी होती है वो 1 होती है। तो ब्लैक ऑब्जेक्ट के लिए ई का वैल्यू क्या होता है? 1। अगर कोई शाइनी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमिसिविटी होगा वो क्या होगा? 0। अगर कोई शाइनी ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट का इमिसिविटी 0 होगा। और इमिसिविटी हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच ही वैरी करेगा, ना उससे कम हो सकता है ना ही उससे ज़्यादा। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कंडक्शन मैंने पढ़ाया, रेडिएशन पढ़ाया, अब मैं आपको कन्वेक्शन थोड़ा बता दूं। कन्वेक्शन क्या होता है? मैं थोड़ा सा कन्वेक्शन पे आपसे चर्चा कर लूं कि क्या होता है कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन का सबसे अच्छा एक एग्जांपल है सी ब्रिज। मान लीजिए ये एक पानी है, ये क्या है? पानी, मतलब समुद्र है, और समुद्र के पास क्या है? लैंड है। तो ये है लैंड, ये है सी। तो क्या होगा जब दिन के टाइम में जब सनलाइट सर पे है, तो सन तो रेडिएशन अपना यहाँ भी भेज रहा होगा और यहाँ भी भेज रहा होगा। चूँकि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है और लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो लैंड गर्म हो चुका है। गर्म होने की वजह से क्या होता है? गर्म होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर जो यहाँ पर जो गैस है, उन गैसों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और चूँकि डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है? देखिए डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओ किसी गैस का, और किसी गैस का टेम्परेचर आप बढ़ा दो, तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी अपने आप कम जाएगा, और अगर डेंसिटी कम जाएगा तो वो हल्का होकर ऊपर उड़ने लगेगा। तो यहाँ के जो गैस है
वो ऊपर चले आए, यहाँ पर जो एयर्स थे वो ऊपर चले आए। तो इस खाली स्पेस को भरने के लिए यहाँ के जो भारी गैस है वो समुद्र से जो लैंड है उसकी तरफ आएंगे, और इस स्पेस को, अब यहाँ तो स्पेस खाली हो गया ना, तो इस स्पेस को भरने के लिए जो भारी वाला गैस, जो हल्का गैस था, गर्म गैस, हॉट एयर, वो यहाँ से इधर चल जाएगा। तो इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है समुद्र तल पे, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, मटेरियल पूरे के पूरे खुद उठ के चले जाते हैं, मटेरियल्स पूरे के पूरे खुद उठ के चले जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। मान लीजिए मैं आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं जूम करके यहाँ पर आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में एक अच्छे से एग्जाम्पल को समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे के आजू बाजू में ये लोग खड़े हैं, इस तरह से वो लोग खड़े हैं। अब इनको इससे मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का एग्जाम्पल आपको मैं आसानी से यहाँ से समझाऊंगा। आप बस इसको देखते रहिए। मान लीजिए आपके पास ये जो फर्स्ट फ्रेंड है, इसके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको इसे लास्ट वाले को देना है। तो ये क्या कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से दे सकता है। कैसे दे सकता है, पहले क्या करेगा, ये इस वाले ऑब्जेक्ट को अपने इस दोस्त को देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा। जब ये एक दूसरे को पास करते जा रहे हैं, तो इस टाइप के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं कंडक्शन। इस टाइप के ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। अब ये कन्वेक्शन क्या होगा, अब ये कन्वेक्शन करने के लिए ये ऑब्जेक्ट को इसने लिया और ये खुद से उठ के इसके पास चला गया और जाके इसके हाथ में दे के आया। तो इस टाइप के ट्रांसफ़र को, जो खुद से उठ करके इसके पास जा रहा है और जाके इसके हाथ में दे के आ रहा है, इस टाइप के ट्रांसफ़र को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन, जिसमें पार्टिकल का ही मूवमेंट हो जाता है। और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन वो कि ये पार्टिकल ना ही ये पास करेगा, ना ही ये खुद उठ के जाके दे के आएगा, ये सीधा इसको हवा में उछालेगा और इसके पास उड़ता हुआ इसके पास, इसके हाथों में चला जाएगा। तो इस तरह से अगर हवा में उछाल के दिया जाए, उड़ता हुआ इसके पास डायरेक्टली चला जाए, तो इस टाइप के ट्रांसफ़र को हम कहते हैं रेडिएशन। क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में जो भी दिक्कतें पहले होती थी अब वो नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को समझा रखा है। चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कितने मार्क्स का और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 2015 का ये क्वेश्चन है, एनडीए एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्या बोला गया, देखिए, बोला गया है सिल्वरिंग इन ए थर्मोफ्लास्क इज़ डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफ़र बाई। अगर आपने उसमें सिल्वरिंग कर दिया तो वहाँ से क्या नहीं होगा, कंडक्शन से बचा पाओगे, कन्वेक्शन से बचा पाओगे या रेडिएशन से बचा पाओगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसानी से हमारा इसका आंसर हो जाएगा रेडिएशन। तो आंसर, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने अभी इसके बारे में आपसे बात करी कि थर्मल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर केल्विन टू द पावर 4, केल्विन टू द पावर 1, सॉरी 4 बोल रहा हूँ। तो वेबर पर मीटर केल्विन टू द पावर 1। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसको देकर के इसने गलत कर रखा है। तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका भी सही आंसर हमें मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा, गलत स्टेटमेंट है। कंडक्शन कैन ऑकर इजली इन सॉलिड, बात तो सही है। लेस इजली इन लिक्विड एंड बट हार्डली इन गैस। तो कंडक्शन गैस में उतने अच्छे से नहीं होता है, बात तो बिल्कुल सही है। नहीं, हमें इनका ढूंढना है। हीट एनर्जी इज कैरी बाय मूविंग द पार्टिकल इन ए कन्वेक्शन करेंट, पार्टिकल ही मूव कर जाता है, ये भी सही है। हीट एनर्जी इज कैरी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन रेडिएशन, ये भी सही है। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, जिस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको बॉइलिंग बोलते हैं। नहीं, सॉलिड जिस पे लिक्विड में चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। तो ये बातें गलत हो गई, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। एनडीए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो आप जैसे ही इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ये भी मैंने आपको बोल रखा है, बात तो सही है। टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल रीजन चेंज सबस्टेंशियली फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। हाँ, जनवरी जुलाई में चेंज तो होता ही है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लार्ज लैंड मासेस लोकेटेड इन द सब स्टेटिक एंड आर्टिक जोन डेवलप सेंटर एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन विंटर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है हाईलैंड्स आर
ऑलवेज कूलर देन द सराउंडिंग लो एरिया। देखिए यहाँ पर जो जनवरी टू जुलाई में इक्वेटर पे लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, तो इतना ज़्यादा चेंज तो दिखने को नहीं मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, व्हेन ए सॉलिड हीटेड इट टर्न डायरेक्टली इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। सॉलिड को आपने हीट किया और डायरेक्टली गैस बन गया, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलता हूँ। आपको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में इसको मैंने पढ़ाया था आपको, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पढ़ा दूँ कि मानिए कि ये एक सॉलिड है, यहाँ मैं लिखता हूँ लिक्विड और यहाँ लिखता हूँ गैस। सॉलिड से जब गैस बनता है, इसको आप रखो, लिक्विड से जब सॉलिड बनता है और गैस से लिक्विड, देखिए गैस से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस, ये सभी एक दूसरे में आपस में चेंज हो सकते हैं। ये सभी एक दूसरे में आपस में क्या हो सकते हैं, चेंजेस इनमें देखने को मिल सकता है। तो आप समझो कि जब भी हम क्या देखते हैं कि लिक्विड गैस में बदल रहा है, तो क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब सॉलिड लिक्विड में बनता था, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉलिड जब लिक्विड में बनता है तो हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग। अच्छा, जब सॉलिड गैस में बनता है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाए तो इसको कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। अब अगर हम बातें करें, ये हो गया मेल्टिंग, तो लिक्विड जो सॉलिड में बोलते हैं फ्रीजिंग, सिंपल फ्रीजिंग। और ये इवेपोरेशन, और इसको उल्टा बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये हमने तीनों के इंटरचेंज होने से क्या होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, और आपको इस क्वेश्चन में मैंने सब्लिमेशन करवा दिया है। 2016 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बातें करें, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये भी क्वेश्चन एनडीए 2016 में पूछा गया था। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू हीटिंग इज नॉट करेक्ट। तो एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल को लेकर के, हीटिंग की वजह से जो एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल होता है वो इसमें से कौन सा सही नहीं है, हमें समझना है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी देखिए एक बात बोला गया है, 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर के बारे में बोला जा रहा है। मैं आपको इस पर थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूँ, फिर जाके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए वाटर का जो बिहेवियर है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर आप किसी भी मटेरियल को, ज़रा ब्लैंक पेज पर ऐड कर लूँ, नॉर्मली किसी भी मटेरियल को, मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, इसका वॉल्यूम है V, अगर आप इसको हीट करो तो इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2, V1 था V2 हो गया हीट देने पर नॉर्मली। मगर वाटर के केस में आप अगर 0 से लेकर 100 तक जा रहे हो डिग्री सेल्सियस में, तो ये ऐसा बिहेवियर करेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप क्या जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो इसका डेंसिटी अगर D1 ρ1 है तो इसका ρ2 हो जाएगा। और इनिशियल मैं हीट दे रहा हूँ तो ρ1 जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा है एज कम्पेयर टू, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी ρ1 ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ρ2, और वॉल्यूम V1 कम होगा एज कम्पेयर टू V2। तो ये वॉल्यूम और डेंसिटी का मामला है नॉर्मल केस में। अगर मैं वाटर का केस में बोलूँ तो वाटर का एक थोड़ा सा एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ना। वो क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर 4 से लेकर के 100 या किसी और डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूँ, तो 0 से लेकर के 0 में अगर वाटर का वॉल्यूम अगर है, मानता हूँ 1, फॉर एग्जांपल 1, मैं ऐसे दे रहा हूँ आपको, ऐसे मानता हूँ V1, तो यहाँ अगर है V2 और यहाँ अगर है V3, तो पहले क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा 4 तक, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। या इसका मतलब V1 से छोटा है V2, और फिर V3 क्या है, उससे बड़ा है। यानी कि 0 से लेकर 4 डिग्री तक वाटर का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है। तो आप वाटर का वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर आप ग्राफ बनाओ तो आपको ऐसा एक कर्व मिलेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे द मिनिमम वॉल्यूम, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, मिनिमम वॉल्यूम दिखने को हमें मिल रहा होता है। अब डेंसिटी ठीक इसका उल्टा होगा, कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर डेंसिटी जो है ब्लू मार्कर से मैं बनाता हूँ ρ1 ρ2, यहाँ पर ρ3, तो क्या होगा कि डेंसिटी पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज करेगा। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं इसको ग्राफ मान लूँ
इधर में डेंसिटी है और इधर में टेम्परेचर है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी इज़ मैक्सिमम। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी इज़ मैक्सिमम, डेंसिटी इज़ मैक्सिमम, डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो हमने क्या देखा कि वाटर केस में जो डेंसिटी रॉ 1 है वो कम है डेंसिटी रॉ 2 से, और वो भी ज़्यादा है डेंसिटी रॉ 3 से। तो डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है और वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है। ये वाटर का थोड़ा सा एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, एक थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है। एबनॉर्मल नहीं कह सकते हम लोग इसे, लेकिन एक अलग बिहेवियर होता है वाटर का। नॉर्मल फ्लूइड से या नॉर्मल लिक्विड से या नॉर्मल किसी मटेरियल से वाटर का बिहेवियर अलग होता है। अब अगर इन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमें क्या निकल के आता हुआ दिखेगा। आप यहाँ पर इन क्वेश्चन को पढ़िए तो आप क्या पढ़े देख पाओगे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, एज आइस मेल्ट इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली अप टू, वो एक्सपेंड करेगा 4 डिग्री सेल्सियस, नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। अगर वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता हमारा। मरकरी थर्मामीटर वर्क यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे मरकरी को हीट मिलता है वो एक्सपेंड करता है, वो ऊपर चलता जाता है कैपिलरी ट्यूब में और हम उसको टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। नॉट करेक्ट बोला गया था, यही हो जाएगा हमारा। स्मॉल गैप इज केप्ट बिटवीन द टू रेल टू अलाउ द एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, बिल्कुल सही। अगर आप ऐसा कर दो, एक रेल के ट्रैक को पूरा ब्लॉक कर दो तो टेम्परेचर देने पर तो वो इंक्रीज़ करेगा लेंथ में, तो वो टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह से उसमें बेंडिंग आ जाएगी। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं बात तो सही है। नेक्स्ट है हमारा, द लेंथ ऑफ मेटलिक वायर इंक्रीज विथ टेम्परेचर इज इंक्रीज। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लेंथ ऑफ मेटलिक वायर भी बढ़ जाता है। हाँ, ये बात भी सही है कि लेंथ ऑफ मेटलिक वायर इंक्रीज करेगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हमारा गलत आंसर सिर्फ ऑप्शन ए है। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। देखिए यहाँ पर जो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस है इसको मैंने अभी तक करवाया नहीं है, वहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका था। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज़ हीट के पार्ट 3 में करवाऊंगा। मैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को और एक्सपेंशन ऑफ गैस को लेकर बातें करूँगा, तो उस बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ पर आ चुका है तो मैंने आपको समझाते हुए सॉल्व कर दिया, वैसे इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इफ द कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट द मॉलिक्यूल और सॉलिड पास फ्रॉम द हीट एंड द मॉलिक्यूल ऑफ अनदर विदाउट मूविंग देयर पोजीशन। क्या बोला गया है कि कंडक्शन के केस में, कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड जो वो पास करेगा बाकी नहीं करेगा, ये बात तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए व सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में अगर प्रोसेस जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन देम इज नॉन एज रेडिएशन, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए ही गलत है, जो कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही ढूंढना था, हमने ढूंढ के निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बातें करी जाए, क्या है ये क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मेड यूजिंग द थीन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल एंड टेम्परेचर टी, सपोज द टेम्परेचर ऑफ द रूम विद द, अच्छा टाइम है ये, टाइम पीरियड टी, ठीक है, विद द सिंपल पेंडुलम इज प्लेस इंक्रीज बाय द 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द इफेक्ट एट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। मतलब क्या, देखिए टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। जहाँ पर कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा 2 पाई है ये दोनों कांस्टेंट है और ये जी भी कांस्टेंट है, तो एल अगर चेंज होगा तो ही टाइम पीरियड चेंज होगा। अब हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, अगर टाइम पीरियड किसी भी मटेरियल की जो लंबाई होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो अगर लंबाई यहाँ पर बढ़ाया जाए तो आप सोचो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर लंबाई बढ़ती जाती है, तो लंबाई बढ़ाने पे टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज स्लाइटली, सही बात है। टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, गलत बात है। डिक्रीज तो करेगा नहीं, बिकॉम मोर देन 2 टाइम, नहीं 2 टाइम भी नहीं होगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि 2017 में ये पूछा गया था। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, बाकी बातों में चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, जरा ये भी देख लेता हूँ। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड देन सॉलिड। मैं इस क्वेश्चन को आगे कराऊंगा। अब देखिए बात है कि मैंने अभी तक हीट ट्रांसफर करवाया है, एक्सपेंशन को नहीं करवाया, नेक्स्ट में कराऊंगा। फिर मैं बोल देता हूँ कि क्यों आप कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ
लिक्विड देन सॉलिड को क्यों मापना आसान होता है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिए, वरना मैं इसको डिटेल में सॉल्व तो कराऊंगा ही नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के बाद। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो जो कंटेनर है ना वो भी हीट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सॉलिड भी एक्सपेंड कर रहा होता है, तो इसलिए हम लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता है उसको उस एफिशिएंसी से मेजर नहीं कर पाते। देयर कंटेनर आल्सो एक्सपेंड व्हेन हीटेड, तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट टू रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड टू गैसियस स्टेट, तो आपने लिक्विड को चेंज कर दिया गैस में, और हीट जो है वो हीट था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जो कि है 540 कैलोरी के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज नॉन एज, स्पेसिफिक हीट तो कहते नहीं है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, फ्यूजन नहीं वेपोराइजेशन, तो आंसर सी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसी के साथ हमने सभी क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ों को समझा, एक्सपेंशन को समझा, और आपको मैंने हीट चैप्टर को पढ़ा रखा है। अब हम लोग हीट में थोड़े से और बातें करेंगे, हम लोग एक्सपेंशन के बारे में बातें करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस का, उसका हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हमारा हीट खत्म हो जाएगा, फिर बच जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी और कुछ मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट्स जहाँ से कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लगभग आपका फिजिक्स खत्म होने आया है, खत्म होने के कगार पे है, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और आपने प्लेलिस्ट को फॉलो कर रखा है, ताकि आप पूरे कंटेंट को अच्छे से कंप्लीट करके एग्जाम में जा पाओ और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.